जे की तैयारी करने वाले देखिए, जितना रोल सब्जेक्ट का है उतना ही रोल हमारा जनरल नॉलेज का है। देखिए, जनरल नॉलेज को 6-7 भागों में बांटा हुआ इन लोगों ने जो है, जिनमें एक पार्ट इसका भारतीय अर्थव्यवस्था है। अधिकतर बच्चों को ये हमने कहते सुना है कि सर अर्थव्यवस्था थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा जो है, देखिए देखो मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई इजी होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक अपनी स्ट्रेटजी, एक रणनीति ऐसी बनाए जिसमें सारा कवर होता चले हमारा। देखिए, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मान लीजिए ट्रेडिशन बेस, परंपरागत, और दूसरा आता है हमारा आधुनिक या करंट बेस पे जो है। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन आपके करंट बेस पे आएंगे जो है, और 10 क्वेश्चन जो है परंपरागत बेस पे। अब जैसे जो हम टेस्ट ले रहे हैं आज वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हमने किन चीजों टॉपिक पे फोकस करना, फिर भी एक ब्रीफ बताया तो आपको जो है। सबसे पहले तो देखिए हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अब उस अर्थव्यवस्था का मतलब जो है विकास, चरणगत विकास को देखिए आप जो है। दूसरा, उसके स्वरूप क्या है। तीसरा, उसकी फीचर्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बेरोजगारी और गरीबी। नेक्स्ट टॉपिक बनेगा हमारा भारतीय नियोजन, जो पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट मुद्रा और बैंकिंग। उसके बाद हमारा भारतीय कृषि और उद्योग और भारतीय राजस्व व्यवस्था। इन टॉपिक पर जो है ध्यान से गहन से अध्ययन कर लीजिए, आपके करीब 80-85% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए, चलिए देखिए हम जो है आज का जो टेस्ट है हमारा उसको शुरू करते हैं हम जो है। ये टेस्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो जुडिशरी में एक अहम रोल निभाएगा। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है। इसमें देखिए घरेलू बचतों को बढ़ाना, अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, विदेशों में बसे भारतीयों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो था मतलब ये है, जो भी अवैध तरीके से धन संचित करते हैं या ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन कहते हैं, उस पर निगरानी रखना, उसको ठिकना, ये मनी लॉन्ड्रिंग बिल लाया गया था। हमारा आंसर बनेगा सी, इसमें हमारा सी आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें देखिए मिलान करिए आप जो है। मिलान में राघव समिति जो है हमारी, देखिए ये है वो है हमारी प्रतियोगिता संबंधित है। आबिद हुसैन लघु उद्योग से है, यानी कि देखो मैं पहले भी कहा था इसमें सबसे पहले तो ये जरूर लिखिएगा आप A, B, C और D। अब जैसे मतलब राघवन समिति जो है वो हमारा क्या है, वो हमारे 3 मतलब जो है इससे संबंधित है, इससे प्रतियोगिता से जो है। आबिद हुसैन लघु उद्योग से, और तारपुर समिति पूंजी के खाते से। उसके बाद देखिए हुंडार से समिति बैंकिंग से जो है। यानी हमारा देखिए 3, 1 और 2 और 4। अब 3, 1, 2, 4 ये बन गया हमारा ए आंसर, यानी हमारा इसमें ए आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारतीय मुद्रा में पूर्ति के विभिन्न परिमापों को निम्न अवयव प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें देखिए हमारा जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास अवधि जमा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। मुद्रा स्टॉक में परिमाप M3 में उपरोक्त में से क्या सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए मनी का M1, M2 इस तरह बनता है, तो इसमें पूछा M3 में क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले तो M3 में क्या बनेगा, देखिए इसका ध्यान देखिए आप जो है। M1 प्लस बैंक और सहकारी बैंकों की टर्म डिपॉजिट या समय जमाए, ये तो हमारा M3 में बना। फिर M1 में क्या आएगा, M1 में लोगों के पास करेंसी, दूसरा सभी व्यापारिक और सहकारी बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट या मांग जमाए, डिमांड जमाए, और तीसरा हमारा देखिए हमारे जो है ये हमारा ये बनेगा इसमें जो है
और उसके बाद देखिए हमारे पास जो है भारतीय रिजर्व पास के अन्य जमा या फिर जो है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा जो है। अब यहां पर देखिए हमारा आंसर बनेगा, इसमें देखिए इसमें चारों ही आंसर बन जाए, क्योंकि जनता के पास करेंसी भी है, बैंकों के पास भी है, बैंकों के जमा भी, ये चारों विचार आ रहे हैं। इसका आंसर हमारा ए हो गया जाएगा। समझ गया ना। सबसे पहले देखो आपको M1 का पता होना चाहिए, M3 का पता चलिए, यानी M3 मतलब समझिए आप जो है M1 प्लस बैंकों सहकारी बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट या समय जमाए, ये हमारा M3 आ जाता है। अब M1 में हम डिस्कस कर चुके हम आपको जो है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप जो है भारत में कृषि साख के निम्न स्रोत हैं। अब कृषि साख देखिए हमारे जो है सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गांव के महाजन। अब यहां पर देखिए हमारे जो है जो कृषि वित्त है, कृषि वित्त दो तरह से, एक तो और दूसरा संस्थागत। व्यक्तिगत में जो है कौन कौन है, देसी बैंकर की बात करते हैं हम, साहूकार की बात करते हैं, या फिर व्यापारी की बात करते हैं और किसान की बात करते हैं। ये व्यक्तिगत वित्त से संबंधित आगे है। दूसरा संस्थागत वित्त जो है हमारा जो है सहकारी समितियां होगी, सहकारी बैंक हो गए हमारे, और उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित व्यापारिक बैंक है, ये संस्थागत हो गए हमारे जो है। अब इसमें जो आंसर बनेगा हमारा देखिए गांव का महाजन नहीं बनेगा, बाकी इसमें जो है 1 2 3 ये बनेगा हमारा देखिए सी आंसर, ये हमारा सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रारंभ की गई थी। अब देखिए भारतीय पंचायती राज का देखिए हम जो है 1959 में राजस्थान में नागौर से प्रारंभ माना जा रहा है। अब देखिए यहां पर हमें जो है इसमें जो है बलवंत राय समिति, मेहता समिति की अनुशंसा स्वीकार कर ली थी इसमें जो है, और उसने जो है 3 चरण बताए थे जो है। 3 चरण कौन कौन से थे, एक तो जिला स्तर पर जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत, और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर पे इलेक्शन की बात हो रही है, इसको हमने एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इसका आंसर बनेगा हमारा बी आंसर बनेगा। ये देखिए हमारा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक समय इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है यहां पर देखिए। अभी इकोनॉमिक सर्वे देखिए हमारा जो है जब भी इसको जो है तैयार करता है वो हमारा वित्त मंत्रालय तैयार करता है, ये ध्यान रखिए आप जो है। बहुत बार क्वेश्चन जो है लोग जो है रिजर्व बैंक लगा देते हैं, कोई वित्त आयोग लगा देता है, तो नहीं, इसका हमारा वित्त मंत्रालय तैयार करेगा, ये समझिएगा हमारे। अब देखिए अगर वित्त मंत्रालय ने जो है 1972 से लगातार जब भी सामान्य बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले हमारा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण है क्या, इकोनॉमिक सर्वे है क्या, जिसमें गत वर्ष के प्राप्तियां और व्यय इनका लेखा जोखा, इन पर विश्लेषण होता है, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। ये देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र में सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है वह है, देखिए इसमें ऊर्जा को सबसे प्राथमिकता दी थी, 27% कुछ था मतलब से, इसका हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अब फिर वही मिलान वाला सिस्टम मैंने बताया था आपको जो है, इसमें ए बी सी और डी, ये देखिए आप जो है। अब देखिए हमारा जो है ये घाटे हैं, मतलब सबसे पहले तो आपको घाटों के बारे में पता होना चाहिए, घाटे होते क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए देखिए राजकोषीय घाटे की बात करते हैं। अब राजकोषीय घाटा है तक है, देखिए बजटीय घाटा में सार्वजनिक ऋण और अन्य देयताएं जोड़ देते हैं तो हमारा ये राजकोषीय घाटा बन जाता है। दूसरा देखिए हमें राजस्व घाटा, कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल राजस्व वित्त घटा देते हैं तो हमारा जो है ये हमारा राजस्व घाटा जाता है। मतलब देखिए हमारा जो कुल राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं और राजस्व व्यय ज्यादा होता है तो तब हमें राजकोषीय घाटा होता है। मतलब समझिए खर्चा ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, ये समझिए हमारा राजस्व घाटा आ गया।
बजट घाटा में क्या है, कुल प्राप्तियां में से कुल व्यय घटा दिया जाता है। अगर व्यय ज्यादा होता है तो हमारा बजट घाटा होता है। तीसरा देखिए पूंजी घाटा। पूंजी घाटा में पूंजीगत प्राप्तियां माइनस पूंजीगत व्यय, इसको हम जो है पूंजीगत घाटा कहते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए अब जो है, अब देखिए इसमें जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा, देखिए राजकोषीय घाटा ये ए से बनेगा, ये बी सी और ये हमारा इसका आंसर हमारा डी आंसर हमारा बन गया। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, निम्नलिखित मदों में से विचार कीजिए जिन पे देखिए हमारे जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी, डाकघर में बचत बैंक निक्षेप और बैंकों में सावधि निक्षेप। भारत में आरक्षित द्रव्य यानी रिजर्व मनी के बारे में बात करना है। आरक्षित द्रव्य का मतलब रिजर्व मनी की बात करते हैं हम जो है। तो आरक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी है क्या, देखिए आप जो है, इसका संबंध जो है हमारा भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया सरकारी मुद्रा से है। यानी कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सरकारी मुद्रा से है, जो जनता और बैंक के पास रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आरएम यानी कि रिजर्व मनी की बात हो रही है। अब इसका देखिए आंसर हमारा बनेगा, देखिए ये बन जाएगा हमारा 1 और 2 में जो है ये हमारा बी आंसर बन जाएगा। क्यों, मैंने पहले बताया आपको जो है इसमें जनता के पास मुद्रा और बैंक के पास मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक प्रगतिशील कर में, देखिए प्रगतिशील कर की बात क्या हो। देखिए अब जो है हमारे यहाँ पर 2 तरह 3 तरह से हम बात करते हैं, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें जो है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको। एक प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अनुपातिक कर। अब इन्हें बड़ा कंफ्यूज होता है बंदे समझ, बड़ा सिंपल सा। देखिए आप जो है, अगर प्रगतिशील कर की बात करते हैं हम जो है, प्रगतिशील कर में होता क्या है, देखिए जिसमें जो है कर के आधार के साथ कर की दर भी बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं प्रगतिशील कर कहते हैं। आधार के साथ दर भी बढ़ती है कर की, तो वो प्रगतिशील हो गया। और प्रतिगामी क्या होगा, जिसमें आधार में तो वृद्धि होती है परंतु कर की दर में कमी होती है, वो हो गया हमारा प्रतिगामी। मतलब समझ गए, आधार में वृद्धि हो रही है और कर दर में कमी हो रही है, तो वो प्रतिगामी कर हो गया। अनुपातिक कर, जिसमें कर के आधार में तो वृद्धि हो रही है पर दर में कोई वृद्धि नहीं, वो स्थिर है, ये हमारा हो गया अनुपातिक कर। क्लियर होगा आपको। देखिए आप जो है, अब इसका देखिए हमारा जो है ये बनेगा कर के आधार पर वृद्धि को कर की दर में वृद्धि, ये हमारा प्रगतिशील कर, सी आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को वो क्या कहते हैं। देखिए मैंने घाटे के बारे में बात करी थी आपके साथ जो है, जब उसमें समझ ही गए होंगे क्लास में। देखिए आप जो है, ये बनता हमारा राजस्व घाटा, मतलब डी की बात करते हैं हम जो है। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय कार्य नहीं है। राजकोषीय कार्य मतलब देखिए आप जो है, अब ये हमारा देखिए जो है साधनों का आवंटन, उत्पादन फलन, वितरण कार्य, आर्थिक स्थिरीकरण। इसमें देखिए हमारा जो है वो डी नहीं होगा। देखिए जो है इसका आंसर बनेगा उत्पादन फलन, बी आंसर बनेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, शून्य आधार बजट की अवधारणा क्या है, प्रतिपादक कौन थे। देखिए शून्य आधार, जीरो बेस बजट की बात करते हैं हम जो है। देखिए जीरो बेस बजट जो है, ये शून्य आधार बजट जो है, इसके प्रतिपादक थे पी.ए. पायर, जिन्होंने 1970 में इसको प्रतिपादित किया था जो है। अब शून्य का मतलब शून्य, जीरो से स्टार्ट करना है, नई चीज शुरू करना, मतलब समझिए आप जो है शून्य आधार बजट की बात करते हैं हम जो है। अब देखिए यहां पर जो है इसका मतलब जो है उद्देश्य क्या है,
सार्वजनिक व्यय के अपव्यय को कमी लाना है, यानी सार्वजनिक व्यय जो है उनको अपव्यय में कमी लाना है, जिसको मतलब जाए नए सिरे से कोई बजट बनाते हैं हम, जो है इसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट की बात करते हैं। इसका आंसर हमारा सी बनेगा। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण यानी बाइफर बोर्ड के अधीन किए गए हैं। देखिए बाइफर जो है मतलब जो है बीमार उद्योग से संबंधित है, ध्यान रखिए आप। जो है बीमार हमारा सी है, बीमार यानी बीमार उद्योग है क्या, जो कई सालों से लगातार उद्योग हानि में चल रहे हैं उनको बीमार उद्योग की कैटेगरी में डाल देता है, उनको रिकंस्ट्रक्शन ले लिए, उनको डेवलप करने के लिए बाइफर उसमें प्रयास करता है। तो बाइफर का जो संबंध है वो उद्योग से है, इसका आंसर हमारा सी बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भारत में केंद्रीय सरकार के वित्त में घाटे में कुछ अवधारणाएं निम्नलिखित है। देखिए अब इसमें देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए हमारा जो है प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। घाटे की अवधारणा के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब इसको देखिए यानी कि आरोही में तो देखिए घटते का, अवरोही में घटते क्रम में आना। अवरोही में सबसे पहले देखिए हमारा बनेगा राजकोषीय घाटा, दूसरा बनेगा राजस्व घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा, यानी हमारा सी बन गया आंसर। इसका सी आंसर हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर के मौद्रिक भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता उसे कहते हैं शिफ्टिंग टैक्स, जिसे बोलते हैं कर विवर्तन। मतलब जो है जैसे अप्रत्यक्ष कर को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी टैक्स तो हम पे लगता है पर हम ना देके उसे हम शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए एक कोई मतलब मार्केट से पेन लेने जाता है, मान लीजिए इस पर 5 रुपए मतलब 1 रुपए का टैक्स लग रहा है। अब दुकानदार क्या करेगा, इसको खुद ना देके जबकि लग तो उस पर रहा वो शिफ्ट कर देगा कंज्यूमर पर। जो है ये सर्विस टैक्स की बात करते हैं हम, जो है सर्विस टैक्स लगता है मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था या फिर बोर्ड है, बिजली बोर्ड वगैरह, तो वो क्या करता है कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं कर विवर्तन, मतलब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ये देखिए हमारा जैसे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया कर विवर्तन। देखिए इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट अब इसका मिलान करना देखिए आपको जो है इसमें देखिए आप जो है एडम स्मिथ जो है ये बने हमारे कर के सिद्धांत से, ए बी सी डी ई, यानी ये है उत्पाद शुल्क। देखिए हमारा देखिए ये बना हमारा अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद देखिए जे एम कीन्स ये बनते हमारे राजकोषीय नीति। उसके बाद देखिए हमारे बनते अनुत्पादक ऋण, ये बनता है युद्ध वित्त। उसके बाद आयकर बनता हमारा प्रगतिशील कर। इसका मतलब बनेगा हमारा 4, 1, 5 और 2, 3। आंसर बन गया हमारा ए आंसर इसका। ये हमारा आंसर बन गया। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां, पहली बात देखिए स्वतंत्र व्यापार होता क्या है, फ्री ट्रेड। देखिए आप फ्री ट्रेड वो होता है जब कोई भी वस्तु है, चाहे वो विदेशी है चाहे स्वदेशी है, दोनों में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो या फिर किसी पे टैक्स लगाने की बात ना करे, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र व्यापार नीति। दोनों वस्तुओं को समान समझना, ये हमारा स्वतंत्र व्यापार नीति है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, देखिए प्रशुल्क अनुपस्थित रहता है, इसमें देखिए प्रशुल्क अनुपस्थित रहता है, इसका हमारा आंसर होता है टैक्स में जो है वो। देखिए आप नेक्स्ट देखिए हमारा अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले डिवैल्यूएशन अवमूल्यन होता क्या है। देखिए अवमूल्यन क्या होता है, जब हम या एक देश दूसरे देश की तुलना मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, उसे होता है अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। यानी जब हम अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम कर देते हैं उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से बेनिफिट क्या है, इसमें क्या होता है निर्यात घट जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं। मतलब ये हमारा देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, देखिए जो है ये बनेगा हमारा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना, मतलब ये आंसर बन गया हमारा, ये आंसर अवमूल्यन हो गया यानी डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है सेबी के कार्यों को सम्मिलित किया गया। देखिए सेबी का मतलब देखिए आप जो है ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, एक संस्था है जो है।
अब इसमें देखिए हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना बिल्कुल सही है। शेयर बाजार से संबंध अनुचित धोखाधड़ी के परिपूर्ण व्यापारिक कार्य पर रोक लगाना बिल्कुल सही है। प्रतिभूति के अंतरण व्यापार को नियंत्रण करना, ये इसके तीनों बनेंगे हमारे, ये डी आंसर बन गया हमारा, ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे है, यदि सभी करदाताओं को अपनी आय का 10% कर के रूप में भुगतान करना पड़े तो यह स्थिति होगी। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन समझाया था, उसमें देख लीजिए आप जो है उसके आंसर से आपका बिल्कुल निकल जाएगा आपका जो है। इसमें देखिए आपका बना अनुपातिक कर, देखिए आप जो है ये सी बन गया। नेक्स्ट, सार्वजनिक निर्माण कार्य में होने वाले विनियोग को कहा जाता है, सार्वजनिक कार्य में होने वाले विनियोग कहा जाता है। देखिए इसमें बनता हमारा पूंजीगत व्यय, ये बना सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, असमानताओं को कम करने के लिए सरकार के निम्न में से कौन सी कर प्रणाली अपनानी चाहिए। देखिए असमानताओं को कम करने की बात आ रही है। अब असमानताओं को कम कैसे करेंगे हम जो है, इसका देखिए हमारा जो है जब प्रगतिशील प्रणाली अपनाएंगे। प्रगतिशील कर मैंने बताया था आपको, प्रगतिशील कर कौन सा होता है, देखिए आप जो है जिसमें हम जो है कर के आधार में तो वृद्धि होती है पर उसके दर में ही वृद्धि होती, दोनों वृद्धि होते, तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। इसका मतलब सी आंसर बन गया हमारा, ये देखिए ये। नेक्स्ट देखिए हमारा, शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है। देखिए अब है, अब इसमें देखिए घाटे की वित्त व्यवस्था को शून्य करती है। क्यों, मैंने शून्य आधारित बजट ही एक नया बजट बनाना, नए सिरे से तैयार करना, सही बात है। इसका मतलब सी आंसर बनेगा हमारा, ये बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक समृद्धि ये भी है, आर्थिक स्थिरता ये भी है, रोजगार स्तर पर हित ये भी है, वित्तीय संस्थाओं का नियमन ये नहीं है, डी नहीं है इसका आंसर। देखिए आंसर का डी बन गया हमारा। देखिए चलिए मैं क्वेश्चन आपको